नमस्कार, मैं संप्रीति इग्नू बीएससी पीएचई 11 मॉडर्न फिज़िक्स के कोर्स में आपका स्वागत है। ये 4 क्रेडिट का पेपर है जो 50 मार्क्स का होता है और मैं अपने इस वीडियो में ब्लॉक 1 के 2 यूनिट को कवर करूँगी। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड सब टॉपिक है एक्चुअली, थियोरेटिकल नहीं है। इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आपको पूछे जाते हैं, स्पेशली ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट्स हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला यूनिट जो है इमर्जेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। तो थोड़ा सा मैं जल्दी से इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता देती हूँ कि 11-12 में जो हम लोगों ने न्यूटन का मैकेनिक्स पढ़ा था, जहाँ पे न्यूटन्स के लॉ पढ़े थे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, जो भी इनर्शियल, हम लोगों को पता है कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है। तो अब जो है न्यूटन्स लॉ जो है, लेकिन ये जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट आया कि प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तब वहाँ पे पाया गया कि ये क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, मतलब एक्चुअली न्यूटन का जो रिलेटिविटी का जो फार्मूलाज है वो सारा जो है इनकंसिस्टेंस, उनमें सब कुछ इनकंसिस्टेंसी था। तो यहाँ पे फिर हमारा एक आया बात, स्पेशली जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दिया, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वहाँ पे गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से होती है। तो गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा ये पहला यूनिट है, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें पढ़नी है, गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस यूनिट से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यहीं से शुरुआत है, तो इसे अच्छे से आपको जानना है। तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्स वाई जेड, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और यहाँ पे एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये जो एक्स प्राइम, इसे हम कहते हैं एस प्राइम फ्रेम, ठीक है, एस प्राइम फ्रेम, और ये जो है एस फ्रेम, हम इसे कहते हैं एस फ्रेम, ठीक है। तो ये जो एस प्राइम फ्रेम है मेरा, वो जो है वो प्राइम मीन्स डैश हम लोग दे देते हैं जस्ट, तो ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। और हम लोग यहाँ पे कोई भी एक इवेंट हो रहा है एट पॉइंट ए, जहाँ का कोऑर्डिनेट हम लिखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस डैश मीन्स एस प्राइम जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है इसके रेस्पेक्ट में ये हम लोगों ने यहाँ पे पहला इसका कोऑर्डिनेट, इस इवेंट ए का कोऑर्डिनेट लिखा है एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, और टाइम हुआ है टी डैश। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये जो इवेंट हो रहा है इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स वाई जेड एट टाइम टी। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो गैलीलियन का ये कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन था कि यहाँ पे ये अगर 2 कोऑर्डिनेट इस तरह से है, अगर आप इसे इमेजिन करना चाहो तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो कि एक बच्चा जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और एक ये ट्रेन मूव कर रही है, ये ट्रेन जो है ये एस प्राइम फ्रेम में v वेलोसिटी से मूव करी, और यहाँ पे कोई एक बच्चा जो है ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है कि यहाँ पे एक बल्ब है, सोचिए वहाँ वो बल्ब जल रही है, तो वो एक इवेंट हुआ जस्ट। तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट ए है, यहाँ पे ये एक्स, यहाँ से यहाँ तक इसका एस फ्रेम में ये एक्स है, और x इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये है वी टी यहाँ से यहाँ तक, और ये है x प्राइम। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है x इज़ इक्वल्स टू एक्स डैश या x प्राइम प्लस वी टी बेसिकली डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वहाँ से लिखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x इज़ इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, और इसी को हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं कि x प्राइम इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। और यहाँ पे जो है z, y, z एंड t ये सारे सेम रहते हैं दोनों कोऑर्डिनेट में। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको ये याद रखना है। सेकंड आपका जो आता है वो है इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे इनवेरिएंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, बेसिकली यहाँ से हम लोग जो है वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ भी हम लोगों ने जैसे 2 फ्रेम अज्यूम किया है, एस फ्रेम और एस प्राइम फ्रेम, और यहाँ पे अज्यूम किया है कि एस प्राइम फ्रेम जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोई एक इवेंट हो रहा है
ए, और यहाँ पे जो इवेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जो बी पॉइंट पे है। बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हो कि एक ऑब्जर्वर जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे है, ये ट्रेन है, ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v, और यहाँ पे ट्रेन के अंदर कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, जो एक बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है जिसका डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से बी, छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट होता है। तो दोनों के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी का जो रिलेशन आएगा उसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को पता है, जैसे पहले ही देखा, ये x डैश इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो x डैश है इस कोऑर्डिनेट से वो होता है x माइनस बी टी, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, z डैश इज इक्वल टू z एंड t डैश इज इक्वल टू t। अब हम पहले वाली इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे dx डैश बाई डी टी इज इक्वल टू dx बाई डी टी माइनस वी, टी के रेस्पेक्ट में किया इसीलिए ये v हो गया। और dx रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को पता है वेलोसिटी होता है, तो ये हो जाएगा vx प्राइम इज इक्वल टू vx माइनस v। तो vx प्राइम मतलब इस फ्रेम का के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, और vx जो है इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, और ये जो v है ये वेलोसिटी ऑफ द मूविंग कोऑर्डिनेट जो है वो है। तो ये हमको याद रखना है यहाँ से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है कि इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक्सेलरेशन आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन सेम होता है दोनों फ्रेम में, देयरफॉर फोर्स भी हमारा सेम होता है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा स्मॉल वेलोसिटी के लिए ही ट्रू होता है। तो यहाँ पे एस फ्रेम में अगर f इज इक्वल टू एम ए है और एस डैश फ्रेम में f डैश इज इक्वल टू एम डैश ए डैश है, तो फिर हमारा a डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा आपको जानने के लिए बताते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी जो पहले मैंने बताया कि लॉ ऑफ नेचर जो है वो सेम होता है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। कोई भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हम लेते हैं जहाँ पे न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है, वहाँ पे नेचर का जो लॉ होता है वो सेम होता है, और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे गैलीलियन ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिया, लेकिन अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन दिया तो वो इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ एप्लीकेबल होता था। उसके बाद आया माइकल, ये जो है ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आप ब्लॉक के जो बुक हैं उससे भी पढ़ सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट को मैंने यहाँ पे पूरे तरह से नहीं लिखाया है, बस पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे लिखा है। तो पहला जो है कि माइकलसन मॉर्ले ने जो है उन्होंने कोशिश किया कि कोई भी एक ईथर मीडियम में अज्यूम किया गया कि ये जो लाइट जो आ रही है वो किसी मीडियम के थ्रू आ रही है, तो उसे नाम दिया गया एक ईथर मीडियम। तो वो जो रेस्ट पे है तो उस मीडियम में अर्थ का वेलोसिटी उसने निकालने का सोचा। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, सेटअप किया, सब कुछ किया, और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने फ्रिंज देखा तो फ्रिंज पहली बार जब फ्रिंज देखा उसके बाद फ्रिंज का डिस्प्लेसमेंट सारा कुछ लिखा, ऑब्जर्वेशन लिखा, फिर 90 डिग्री पूरे प्लेटफॉर्म को 90 डिग्री घुमा के फिर जो है फ्रिंज का जो शिफ्ट है वो कोशिश किया लेने का, तो वो जो है वो सेम आ गया। तो वहाँ से जो है अर्थ का वेलोसिटी उसका ज़ीरो आ गया, जिसके लिए उसे कहा जाता है कि वो नेगेटिव बेसिकली नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन कहा जाता है। लेकिन ये जो इन्होंने जो किया नल रिजल्ट ऑफ माइकलसन, यहीं से जो है शुरुआत हुआ रिलेटिविटी के नया कॉन्सेप्ट का। इसी के बेसिस पे आइंस्टाइन ने जो है दो अपना रिलेटिविटी का थ्योरी दे दिया, और उसके बाद से इसके ऊपर जो है लॉरेंज ने फिर लाइन बाय लाइन बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना डेरिवेशन देना शुरू किया, जिसमें आइंस्टाइन तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से ही हम लोग जानते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा यहाँ पे एक तो है कि ऑल इनर्शियल फ्रेम, सारे इनर्शियल फ्रेम में सी को उन्होंने कांस्टेंट, कोई भी इनर्शियल फ्रेम हो सी, वैल्यू ऑफ सी मतलब लाइट का जो स्पीड है वो हर जगह सेम होता है, इसे अज्यूम कर लिया, ये सारा अजम्पशन ले लिया। और फिर जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ पोस्टुलेट किया, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें पहला जो है याद रखना है, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि लॉ ऑफ नेचर इज़ इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, और सेकंड है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ये दो पोस्टुलेट आपको याद रखना है।
अब हमारा यूनिट 2 आता है। ये पहला यूनिट में आपको बस इतना ही जानना है। सेकंड यूनिट जो है वो न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से आप लगभग 10 मार्क्स उठा सकते हो इस पोर्शन से, 8 से 10 मार्क्स, या फिर एटलीस्ट 6 मार्क्स से उठाना ही है आपको। तो यहाँ पे ये आपको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे गैलीलियन जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन दिया था उसे फिर करेक्ट करके लॉरेंस ने जो है अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिया आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स को ध्यान में रखते हुए। और उन्होंने जो है, मैं यहाँ पे डेरिवेशन उसका नहीं की हूँ, अगर आपको डेरिवेशन इसका देखना है, पूछा कम जाता है इसका डेरिवेशन, तो आप अपने बुक के डेरिवेशंस देख सकते हो। और इसके अलावा भी अगर बुक से आपको समझ में नहीं आता है तो एच.सी. वर्मा, आप यूट्यूब में जाके एच.सी. वर्मा फिर NPTEL लिख के सर्च मारना, तो फिर वहाँ पे क्वांटम का उनका बहुत अच्छे से बहुत सारे वीडियोज़ हैं जिसे देखकर आप, अगर आपको फर्दर नॉलेज का ज़रूरत है तो वो बहुत अच्छा है। वहाँ पे भी इसका डेरिवेशन दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपको ये 4 याद रखना है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, और इसी के बेसिस पे हम लोग सारे डेरिवेशन, मतलब सारे न्यूमेरिकल्स और सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पे x डैश इज़ इक्वल टू, वहाँ पे क्या था गैलीलियन का, x डैश इज़ इक्वल टू x माइनस बी टी, और लॉरेंस के ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो गया, x डैश इज़ इक्वल टू x माइनस बी टी होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ पे जो 1 माइनस यहाँ पे लिखा गया है 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है इसका जो है इसे हम गामा से डिनोट करते हैं। ये जो है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसे काट देना। यहाँ पे गामा मतलब ये 1 ओवर रूट 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ पे y और z कोऑर्डिनेट सेम होता है, t डैश इज इक्वल टू होता है t माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो 1 अपॉन ये रूट ओवर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इसी को गामा से हम डिनोट करते हैं बहुत सारे बुक्स में, और कहीं कहीं पे v बाई सी जहाँ पे है उसे बीटा से डिनोट किया जाता है। तो ये आप लिख लेना। यहाँ पे मैंने इसके बाद इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हेजी है तो मैं इसे थोड़ा सा पढ़ रही हूँ, आप लोग एक बार उसे लिख लेना। शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई प्राइम स्क्वायर प्लस जेड प्राइम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी प्राइम स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग राइट हैंड से शुरू करेंगे, और यहाँ पे राइट हैंड में जो लिखा हुआ है उसे लिखेंगे, और फिर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है उसे एक्स, क्योंकि एक्स डैश और टी डैश को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक्स और टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से हम इसका ऊपर से जो फॉर्मूला है ये दोनों यहाँ पे लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, और फिर वही चीज़ अगर आ जाता है इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये दोनों कोऑर्डिनेट में सेम होता है, एस फ्रेम में और एस प्राइम फ्रेम में। तो लॉरेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इनवेरिएंट है, सेम होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, या इससे एक न्यूमेरिकल आता ही है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, और इसके बाद का जो टॉपिक है वो टाइम डायलेशन है। ये दोनों में से एक न्यूमेरिकल आता ही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है एस फ्रेम का, और ये एक एस प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये एस प्राइम ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और यहाँ पे एक रॉड जो है वो इसी सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये रॉड जो है ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो एस प्राइम का जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से ये रॉड भी मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लेंथ जो है, जो मूविंग रॉड जो होता है, तो वो मूविंग रॉड का लेंथ जो है वो हमेशा छोटा होता है रेस्ट लेंथ से। तो ये डेरिवेशन हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरह से हम करेंगे। एस फ्रेम लेंगे, एस फ्रेम का पहले कोऑर्डिनेट लिख देंगे। तो एस फ्रेम में मेरा E1 जो है उसका कोऑर्डिनेट लिखा है x1 yz
और टाइम t, और E2 जो है वो लिखा है x2 yz t। तो s फ्रेम के हिसाब से मेरा ये लेंथ ऑफ रॉड क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और s डैश फ्रेम से अगर हम इसका कोऑर्डिनेट को x1 प्राइम y प्राइम z प्राइम लेते हैं एट टाइम t1 प्राइम, और E2 इज इक्वल टू x2 प्राइम y प्राइम z प्राइम लेते हैं एट टाइम t2 प्राइम, तो यहाँ पे मेरा इस फ्रेम के हिसाब से ये लेंथ जो है, इस रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा, x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम। अब यहाँ पे जो ये लेंथ है, यहाँ पे हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि हमको x2 प्राइम का पता है इक्वेशन क्या होता है, x1 प्राइम का होता है x1 माइनस बी टी बाई रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और x2 प्राइम का होता है x2 माइनस बी टी रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ये दोनों को इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 में अगर हम ये दोनों का वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारा ये आता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। तो x2 डैश माइनस x1 डैश इज इक्वल टू x2 माइनस x1 रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये जो है ये क्या है मेरा, इसे कहा जाता है रेस्ट लेंथ या प्रॉपर लेंथ। रेस्ट लेंथ या प्रॉपर लेंथ का मतलब है कि एक्चुअल लेंथ, मतलब अगर हम ये फ्रेम देखते हैं, ये एक्चुअल यहाँ पे अगर ये एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसमें यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वर एस प्राइम में बैठा हुआ है उसके लिए ये रेस्ट लेंथ है। और क्योंकि ये जो है ये मूव कर रहा है पूरा सिस्टम, और ये एस प्राइम जो है, ये एस प्राइम फ्रेम रेस्ट पे है, तो एस प्राइम फ्रेम इसके लिए, इसके रेस्पेक्ट में ये एस प्राइम फ्रेम जो है ये अवे जा रहा है, मतलब दूर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड करके हम लिख सकते हैं, क्या याद रख सकते हैं कि x2 प्राइम माइनस x1 प्राइम इज इक्वल टू प्रॉपर लेंथ होता है या रेस्ट लेंथ होता है, और x2 माइनस x1 जो है इसे मूविंग लेंथ कहते हैं। ठीक है, और ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है कि रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू मूविंग लेंथ होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और हमेशा आपको याद रखना है कि मूविंग लेंथ जो है वो छोटा होता है रेस्ट लेंथ से, और रेस्ट लेंथ को हम एल नॉट से डिनोट करते हैं और मूविंग लेंथ को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल भी मैंने यहाँ पे दिया है आपको समझने के लिए कि अ रॉड ऑफ प्रॉपर लेंथ, यहाँ पे प्रॉपर लेंथ बोला है मीन्स आपको रेस्ट लेंथ लिखना है एल नॉट समझने के लिए, मेजर्स ओनली 50 सेंटीमीटर। और आपको और एक चीज़ से भी याद रखना है कि कोई भी मूविंग लेंथ हमेशा छोटा होता है, तो एल जो है वो हमेशा छोटा होगा। तो वहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग एल और एल नॉट, रेस्ट लेंथ और मूविंग लेंथ को ही पहचानने में गड़बड़ करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो बस एक ही है, बस आपको मेन एल और एल नॉट को आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे और यहाँ से v हम लोग निकाल देंगे, c का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड पुट कर देंगे और ये वैल्यू लिख देंगे। टाइम डायलेशन क्या होता है, टाइम डायलेशन यहाँ पे इसका डेरिवेशन इस तरह से आप कर सकते हो कि एक इवेंट जो है, लेट इवेंट 1 and 2 इन एस फ्रेम अकर्स एट सेम प्लेस। कोई भी अगर सेम प्लेस में अकर हो रहा है कोई भी इवेंट, और E1 उसका जो है कोऑर्डिनेट सेम प्लेस है, तो कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, इसीलिए ये दोनों सेम लिखा गया है, और टाइम सिर्फ डिफरेंट है। इसका मतलब एग्जांपल लेना है तो अगर सोचिए कि कहीं पे आप बैठे हो और एक बल्ब ऑन हुआ, ये पहला इवेंट है, और सेकंड इवेंट है एट टाइम t, कुछ समय बाद t2 टाइम पे वो ऑफ हुआ, लेकिन वो एक ही जगह पे है, इसीलिए कोऑर्डिनेट सेम है। अब हम लोग यहाँ पे एस प्राइम फ्रेम लेंगे। एस प्राइम फ्रेम में उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एस प्राइम फ्रेम क्योंकि वो मूव कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इसीलिए यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट चेंज करके हमने लिखा। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइम, क्योंकि यहाँ पे टाइम डायलेशन का बात है, तो ये टाइम जो चेंज हुआ, ये t1 डैश प्राइम और t2 प्राइम, ये दोनों को लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से इसका लिखेंगे कि t1 प्राइम क्या होता है मेरा, t1 माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और t2 डैश इज इक्वल टू मेरा सेम। फिर डेल टी मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों को माइनस कर देंगे और फिर पुट करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो मेरा आ जाएगा
ये T2 प्राइम माइनस T1 प्राइम जो है विच इज़ इक्वल टू मेरा T2 माइनस T1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा प्रॉपर टाइम इंटरवल इज इक्वल टू इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। ये जो T2 डैश माइनस T1 डैश है इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल विच इज़ इक्वल टू प्रॉपर टाइम इंटरवल होल डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लोगों का वही गलती हम लोग करते हैं कि क्या कौन सा प्रॉपर टाइम है और कौन सा इम्प्रॉपर टाइम है उसे पहचानने में गलती करते हैं। तो एक ट्रिक है जिसे आप समझ सकते हो। इसके पहले एक चीज़ है कि यहाँ पे लिखा हुआ टाइम इज़ डायलेटेड, इससे हमको पता चला कि टाइम डायलेट करता है, मतलब मूविंग क्लॉक जो है अगर ये के हिसाब से कोई भी अगर स्पीड किसी का लाइट के स्पीड से है या उससे ज़्यादा है तो वो रनिंग क्लॉक जो है जिस अगर कोई स्पेस शिप या स्पेसक्राफ्ट में अगर बैठ के कोई जा रहा है और वो वो अगर लाइट के स्पीड से या लाइट के ऊपर स्पीड से जा रहा है तो उसका क्लॉक जो है वो स्लो रन करना शुरू होता है, स्लो रन करता है। ठीक है, तो प्रॉपर टाइम इंटरवल कौन सा है और इम्प्रॉपर टाइम कैसे हम पहचानेंगे। तो कोई भी अगर चीज़ अगर एक ही प्लेस में हो रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फ्रेम वेयर 2 इवेंट्स अकर्स एट सेम प्लेस, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि अगर मैं बैठी हुई हूँ और एक कोई बल्ब जल रहा है एक टाइम पे और एक टाइम पे ऑफ हो रहा है तो ये प्रॉपर टाइम इंटरवल हुआ। एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट अ फ्रेम वेयर 2 इवेंट्स अकर एट डिफरेंट प्लेसेस, तो इसे हम इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल कहते हैं। और हमारा फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है डेल टी इज इक्वल टू गामा। गामा मतलब हो गया 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू डेल टी डैश। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो, when a charged pion is at rest its mean lifetime is 2.6 into 10 to the power minus 8 second. What is the mean lifetime of the charged pion measured by an observer at rest when they are moving related to the observer at a speed of 0.98 c पूछा गया। पहले ये वाला देखते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रॉपर टाइम है। तो यहाँ पे शुरू का लाइन ही देखिए, पहला ये जो सेकंड दिया हुआ है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड, ये क्या है कि व्हेन अ चार्ज्ड पायन इज एट रेस्ट इट्स मीन लाइफ टाइम इज। तो यहाँ पे मीन लाइफ टाइम इतना है, मतलब ये जो टाइम है ये जो टाइम दिया हुआ है ये बेसिकली इम्प्रॉपर टाइम दिया हुआ है या प्रॉपर टाइम दिया हुआ है, क्योंकि प्रॉपर टाइम जो है ये कहाँ कब होता है, प्रॉपर टाइम एक ही प्लेस पे। तो एक ही प्लेस पे हम लोगों ने यहाँ पे पहले ही देखा कि अगर कोई सेम प्लेस पे होता है तो उसे प्रॉपर टाइम इंटरवल कहते हैं। तो ये मेरा प्रॉपर टाइम इंटरवल हो गया जिसे हम डेल टी डैश से डिनोट करते हैं। और पूछा गया है क्या, पूछा गया है इम्प्रॉपर टाइम और वेलोसिटी यहाँ पे 0.98 c है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट फार्मूला से ये निकाल सकते हैं मेरा डेल टी। तो हमारा यहीं पे आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो कवर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको पीएचई फिज़िक्स के बीएससी फिज़िक्स के सारे जो ब्लॉक्स हैं या सारे जो चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।